दोस्तों, आज जो खबर दुनिया के सामने आई है उसने सिर्फ अमेरिका या नाटो को ही नहीं बल्कि पूरी वैश्विक सत्ता व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। यह कोई साधारण बैठक नहीं थी, न ही कोई सामान्य बयान। यह उस सिस्टम के टूटने की आहट थी जो पिछले कई दशकों से दुनिया को एक ही दिशा में हाँक रहा था। नाटो और अमेरिका के बीच बंद कमरे में जो बातें हुई, जब वे बाहर आईं तो साफ हो गया कि अब खेल पहले जैसा नहीं रहा। डोनाल्ड ट्रंप के शब्द किसी भाषण का हिस्सा नहीं थे, बल्कि वो एक ऐसी स्वीकारोक्ति थी जिसे अमेरिका अब तक छुपाता आया था। ट्रंप ने पहली बार खुले तौर पर यह संकेत दिया कि अमेरिका अब दुनिया का अकेला मालिक नहीं रहा। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि अमेरिका और नाटो अब एक ही दिशा में सोचने और चलने को तैयार नहीं है। सुनने में यह बात भले ही साधारण लगे, लेकिन इसके मायने बेहद खतरनाक हैं। नाटो की पूरी नींव इसी विचार पर खड़ी थी कि अगर किसी एक देश पर हमला होगा तो पूरा गठबंधन एक साथ खड़ा होगा। लेकिन अब वही अमेरिका इस सिद्धांत से पीछे हटता दिख रहा है। ट्रंप का यह कहना कि भविष्य में अगर अमेरिका पर हमला होता है तो नाटो का समर्थन अपने आप नहीं मिलेगा, और अगर नाटो के किसी देश पर हमला होता है तो अमेरिका भी बिना शर्त कूदने को तैयार नहीं है, नाटो के इतिहास का सबसे बड़ा झटका है। यह बयान सीधे सीधे उस भरोसे पर वार है जिस पर यूरोप की सुरक्षा टिकी हुई थी। यह सिर्फ थकान का संकेत नहीं है, बल्कि यह उस सच्चाई का ऐलान है कि अमेरिका अब या तो जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहता, या फिर वो अब उस हालत में नहीं रहा कि पूरी दुनिया को अपने पीछे चला सके। नाटो के कई देशों के लिए यह बयान खतरे की घंटी बनकर आया, क्योंकि अगर अमेरिका ही भरोसेमंद नहीं रहा तो फिर सुरक्षा की गारंटी किसके सहारे टिकेगी। यहीं से इस कहानी ने एक नया और खतरनाक मोड़ लिया। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो असली वजह है वो अब किसी से छुपी नहीं है, और उस वजह का नाम है भारत। पिछले कुछ समय से नाटो के भीतर भारत को लेकर जो खुसर पुसर चल रही थी वो अब गंभीर बहस में बदल चुकी है। कनाडा से लेकर यूरोप तक यह सोच बनने लगी है कि भारत को नाटो की रणनीतिक प्रक्रिया से बाहर रखना अब संभव नहीं है। यह बात अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि भारत का मतलब है संतुलन, और संतुलन का मतलब है अमेरिका का दशकों पुराना एकाधिकार खत्म होना। कनाडा में हुई बैठकों के दौरान भारत को लेकर जो समर्थन सामने आया उसने वॉशिंगटन की बेचैनी को उजागर कर दिया। अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगी अब यह मानने लगे हैं कि भविष्य की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था में भारत की भूमिका जरूरी है। यही वजह है कि ट्रंप की भाषा में अचानक बदलाव दिखने लगा। जो नेता कल तक धमकी, दबाव और डर की राजनीति कर रहा था, वही अचानक डील और समझौते की बातें करने लगा। ग्रीनलैंड का मुद्दा इस दबाव की सबसे बड़ी मिसाल बनकर सामने आया। शुरुआत में ट्रंप का रुख बेहद आक्रामक था। बयान ऐसे थे जैसे ग्रीनलैंड कोई जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि कोई सौदे की चीज हो। लेकिन जैसे ही नाटो की बैठक हुई, तस्वीर पूरी तरह बदल गई। अचानक कहा गया कि एक बड़ी डील हो चुकी है और जल्द सब कुछ सामने आएगा, लेकिन हकीकत यह है कि कोई डील नहीं हुई। यह बयान सिर्फ एक शर्मनाक यूटर्न को ढकने की कोशिश थी। असल खेल ग्रीनलैंड के नीचे छुपे संसाधनों का है। आर्कटिक क्षेत्र में मौजूद रेयर अर्थ मटेरियल्स, लिथियम, यूरेनियम और दूसरे खनिज आने वाले समय की तकनीक, हथियार और ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। अमेरिका इन संसाधनों को अपने नियंत्रण में लेना चाहता था, लेकिन इस बार नाटो ने अमेरिका के खिलाफ रुख अपना लिया। डेनमार्क के समर्थन में नाटो के देशों ने खुलकर कहा कि ग्रीनलैंड की संप्रभुता पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता और अमेरिका की किसी भी एक तरफा कार्रवाई को समर्थन नहीं मिलेगा। यही वो पल था जब ट्रंप की पूरी रणनीति धराशायी हो गई, क्योंकि यह पहली बार था जब नाटो ने अमेरिका को साफ साफ यह संदेश दिया कि अब हर फैसला वॉशिंगटन की मर्जी से नहीं होगा। यहीं से नाटो की सोच में बड़ा बदलाव साफ नजर आने लगा। नाटो अब सिर्फ अमेरिका की सैन्य ढाल बनकर नहीं रहना चाहता, वह खुद को एक स्वतंत्र रणनीतिक इकाई के रूप में देखना चाहता है, और इस बदलाव की धुरी बनता जा रहा है भारत की छवि एक ऐसी शक्ति की है जो ना तो आक्रामक है और ना ही अविश्वसनीय। भारत ने कभी धमकी की भाषा नहीं अपनाई, कभी संसाधनों पर कब्जे की राजनीति नहीं की। यही वजह है कि नाटो के कई देश भारत को एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में देखने लगे हैं। अमेरिका के ठीक उलट भारत को लेकर नाटो के भीतर नेतृत्व जैसी भूमिका की चर्चा अमेरिका पर सीधा दबाव बन गई है।
अगर भारत इस स्तर पर आता है तो अमेरिका का दशकों पुराना वर्चस्व टूट जाएगा। यही डर ट्रंप के हर बयान में साफ झलकने लगा है। नाटो से दूरी बनाने की बातें दरअसल उस हार को ढकने की कोशिश हैं जिसे अमेरिका खुलकर स्वीकार नहीं करना चाहता। ग्रीनलैंड के मुद्दे पर पीछे हटना अमेरिका के लिए सिर्फ एक रणनीतिक हार नहीं थी, बल्कि एक संकेत था कि दुनिया बदल रही है। अमेरिका की आक्रामक नीति अब उसी को अलग थलग कर रही है। नाटो के कई देश अब यह मानने लगे हैं कि सामूहिक सुरक्षा का मतलब यह नहीं हो सकता कि एक देश बाकी सभी को अपनी घरेलू राजनीति का बंधक बना ले। इसी बीच भारत का नाम लगातार चर्चा के केंद्र में आता जा रहा है। यह कोई संयोग नहीं बल्कि रणनीतिक आवश्यकता बन चुका है। यूरोप को एक ऐसे साझेदार की जरूरत है जो भरोसेमंद हो, स्थिर हो और जिसकी नीति दीर्घकालिक हो। भारत इन तीनों कसौटियों पर खरा उतरता है। यही वजह है कि कनाडा जैसे देश जो लंबे समय तक अमेरिका की लाइन पर चलते रहे, अब भारत के पक्ष में खुलकर बोल रहे हैं। यह बदलाव अमेरिका को सबसे ज्यादा असहज कर रहा है, क्योंकि इसका मतलब साफ है, नाटो के भीतर अमेरिका का प्रभाव कमजोर पड़ रहा है। बैठक के बाद ट्रंप की बदली हुई भाषा इसी दबाव का नतीजा है। कभी धमकी, कभी समझौता, कभी डील। यह सब एक ही बात की ओर इशारा करता है कि अमेरिका नियंत्रण खो रहा है। नाटो के भीतर बढ़ती एकजुटता और भारत को लेकर बनती सहमति ने अमेरिका को बैकफुट पर ला दिया है। अब अमेरिका खुद को अलग दिखाने की कोशिश कर रहा है ताकि गिरते प्रभाव को रणनीतिक स्वतंत्रता के रूप में पेश किया जा सके, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। यह वैश्विक शक्ति संतुलन का बदलाव है और यह बदलाव अब रोका नहीं जा सकता। अब हालात उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां किसी भी बयान को सामान्य बयान नहीं माना जा सकता। नाटो की बैठकों के मिनट्स, बैक चैनल, बातचीत और कूटनीतिक संकेत साफ बता रहे हैं कि संगठन अपनी पहचान को नए सिरे से गढ़ रहा है। भारत को लेकर जो चर्चा पहले एक विकल्प मानी जाती थी, अब वही एजेंडा बन चुकी है। दोस्तों, अब तक जो कुछ आपने सुना वो सिर्फ शुरुआत थी। असली कहानी यहां से और ज्यादा गहरी, ज्यादा खतरनाक और ज्यादा चौंकाने वाली हो जाती है, क्योंकि अब यह टकराव केवल नाटो और अमेरिका के बीच नहीं रह गया है। यह टकराव अब उस सोच के बीच है जो दुनिया को डर और दबाव से चलाना चाहती है, और उस सोच के बीच जो संतुलन और साझेदारी पर भरोसा करती है। नाटो के भीतर जो दरार पहले सिर्फ रणनीतिक मतभेद लग रही थी, अब वह खुलकर वैचारिक टकराव में बदल चुकी है। यह विवाद हथियारों, बजट या सैनिकों की संख्या तक सीमित नहीं है। यह नेतृत्व की सोच का टकराव है। अमेरिका अब भी उसी पुरानी आदत में फंसा है, पहले धमकी, फिर दबाव, फिर सौदेबाजी और अंत में यूटर्न। जबकि नाटो के कई देश अब स्थिरता, भरोसे और दीर्घकालिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं। यूरोप के लिए अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी अब उसकी अनिश्चितता बन चुकी है। कभी टैरिफ, कभी प्रतिबंध, कभी सैन्य धमकी और कभी अचानक नीति परिवर्तन। यूरोपीय देशों को अब यह डर सताने लगा है कि अगर हर बड़े फैसले के पीछे अमेरिकी घरेलू राजनीति होगी तो उनकी सुरक्षा किसके भरोसे रहेगी। यही असंतोष अब खुलकर सामने आने लगा है। यूक्रेन युद्ध ने इस अविश्वास को और गहरा कर दिया। युद्ध के नाम पर यूरोप ने जो कीमत चुकाई, वह अब आम जनता की जेब और धैर्य दोनों तोड़ चुकी है। ऊर्जा संकट, महंगाई, उद्योगों पर असर और राजनीतिक अस्थिरता ने यूरोप को झकझोर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का हथियार उद्योग रिकॉर्ड मुनाफा कमा रहा है। इसी विरोधाभास ने नाटो के भीतर एक खतरनाक सवाल खड़ा कर दिया। क्या यह युद्ध सच में यूरोप की सुरक्षा के लिए है या फिर किसी और के हितों के लिए? यहीं से भारत की भूमिका और स्पष्ट होती चली जाती है। भारत ने यूक्रेन युद्ध के दौरान जिस तरह संतुलित रुख अपनाया, वह अब पहले से कहीं ज्यादा सराहा जा रहा है। भारत ने न तो युद्ध का समर्थन किया, न ही संवाद के रास्ते बंद किए। यही रणनीतिक धैर्य अब नाटो देशों को आकर्षित कर रहा है, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि हर संकट का हल हथियार नहीं होते। ग्रीनलैंड का मामला इस बदलाव का सबसे बड़ा ट्रिगर साबित हुआ। जब अमेरिका ने आक्रामक रुख अपनाया, तब नाटो के कई देशों को पहली बार यह डर लगा कि अगला निशाना वे खुद भी हो सकते हैं। डेनमार्क के समर्थन में नाटो का खुलकर खड़ा होना सिर्फ एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं था, यह अमेरिका को चेतावनी थी कि अब एक तरफा फैसलों का दौर खत्म हो चुका है। रेयर अर्थ मटेरियल्स की अहमियत इस पूरी कहानी की जड़ में छुपी है। आधुनिक हथियार प्रणालियां, सेमीकंडक्टर,
इलेक्ट्रिक वाहन और स्पेस टेक्नोलॉजी, सब कुछ इन्हीं संसाधनों पर टिका है। ग्रीनलैंड इनका बड़ा भंडार है। अमेरिका इसे रणनीतिक संपत्ति मानकर अपने नियंत्रण में लेना चाहता था, लेकिन नाटो ने इसे संप्रभुता और सामूहिक हितों का सवाल बना दिया। इसी बीच भारत का संतुलित रुख और भी ज्यादा चमकने लगा। भारत ने साफ कहा कि संसाधनों का इस्तेमाल सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत होना चाहिए, न कि दबाव और धमकी के जरिए। यही नपीतुल्य भाषा नाटो के कई देशों को राहत देती है। उन्हें पहली बार लगा कि नेतृत्व आक्रामकता के बिना भी संभव है। अमेरिका इस पूरे घटनाक्रम में खुद को अलग थलग महसूस करने लगा है। ट्रंप के बयान इस बेचैनी को साफ दिखाते हैं। कभी नाटो से दूरी की धमकी, कभी डील का दावा, कभी सख्त भाषा और कभी पीछे हटना। यह सब एक बिखरती हुई रणनीति के संकेत हैं। नाटो के भीतर अब औपचारिक विद्रोह भले ना हो, लेकिन व्यवहार में दूरी साफ नजर आने लगी है। भारत को लेकर बनती सहमति अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका है। कनाडा की भूमिका यहां निर्णायक बन जाती है। जिस देश को लंबे समय तक अमेरिका की परछाई माना जाता था, वहीं अब खुलकर कह रहा है कि भविष्य की सामूहिक सुरक्षा केवल एक देश पर निर्भर नहीं रह सकती। यह बयान अपने आप में क्रांति से कम नहीं है। मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव और लाल सागर में जहाजों पर हमले यूरोप को यह एहसास दिला चुके हैं कि केवल अमेरिकी सैन्य ताकत पर निर्भर रहना खतरनाक है। सप्लाई चेन, ऊर्जा मार्ग और समुद्री सुरक्षा अब उतनी ही अहम हो गई है जितनी टैंक और मिसाइलें। भारत यहां एक स्थिर शक्ति के रूप में उभरता है, जो हिंद महासागर से लेकर वैश्विक व्यापार मार्गों तक संतुलन बनाए रख सकता है। अफ्रीका में रूस और चीन की बढ़ती मौजूदगी ने भी पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ा दी है। फ्रांस जैसे देश खुलकर मान रहे हैं कि उनकी पारंपरिक पकड़ कमजोर हुई है। भारत को यहां एक ऐसे साझेदार के रूप में देखा जा रहा है जिसका कोई उपनिवेशवादी इतिहास नहीं है और जो दबाव की राजनीति नहीं करता। अफ्रीका के साथ भारत का विकास आधारित मॉडल नाटो के लिए भी उपयोगी साबित हो सकता है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में हालात और भी तेजी से बदल रहे हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक गतिविधियों ने कई देशों को सतर्क कर दिया है। यहां भारत केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि वैश्विक संतुलन का स्तंभ बनता जा रहा है। नाटो और एशिया प्रशांत सुरक्षा ढांचे के बीच सेतु के रूप में भारत की भूमिका अब गंभीरता से देखी जा रही है। यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा असहज करती है, क्योंकि इससे उसकी एकाधिकार वाली स्थिति कमजोर पड़ती है। अमेरिका अब यह समझने लगा है कि भारत किसी का विकल्प बनकर नहीं, बल्कि संतुलन बनकर उभर रहा है, और यही बात उससे रोकना सबसे मुश्किल है। अब नाटो के भविष्य को लेकर दो धाराएं साफ नजर आने लगी हैं। एक धारा अमेरिका के नेतृत्व वाली पुरानी व्यवस्था को बचाना चाहती है। दूसरी धारा भारत के नेतृत्व में संतुलित, बहुध्रुवीय और स्थिर मॉडल की ओर बढ़ना चाहती है। दूसरी धारा तेजी से मजबूत हो रही है, क्योंकि वह भविष्य की सच्चाइयों से मेल खाती है। भारत के लिए यह समय अवसर और चुनौती दोनों है। अवसर इसलिए कि भारत वैश्विक नीति निर्धारण के केंद्र में आ सकता है, और चुनौती इसलिए कि नेतृत्व का मतलब जिम्मेदारी भी होता है। लेकिन भारत की अब तक की रणनीति यह दिखाती है कि वह इस भूमिका के लिए तैयार है। आने वाले समय में अमेरिका इस बदलाव को रोकने की पूरी कोशिश करेगा। दबाव की राजनीति, कूटनीतिक चालें और बयानबाजी तेज होगी। लेकिन ग्रीनलैंड प्रकरण यह साबित कर चुका है कि नाटो अब अपने हितों के लिए अमेरिका का विरोध करने से भी नहीं हिचकेगा। अब गठबंधन स्थिर नहीं रहेंगे, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार बदलेंगे, और इस बदलाव के केंद्र में भारत खड़ा दिखाई दे रहा है। यह केवल गठबंधनों का बदलाव नहीं है, बल्कि वैश्विक सत्ता संतुलन का स्थानांतरण है। अब तस्वीर लगभग पूरी तरह साफ है। अमेरिका का एक छत्र प्रभाव कमजोर पड़ रहा है, नाटो अपनी पहचान को नए सिरे से गढ़ रहा है, और भारत इस नए ढांचे में केवल एक सदस्य नहीं, बल्कि दिशा देने वाली शक्ति के रूप में उभर रहा है। चलिए अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। दोस्तों, ईरान इस वक्त अपने इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि हर गुजरता दिन इस देश को और गहरे संकट में धकेल रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता टकराव अब सिर्फ कूटनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका असर सीधे ईरान की सड़कों, बाजारों और आम जनता की जिंदगी पर साफ दिखाई देने लगा है। अमेरिका लगातार ईरान पर शिकंजा कसता जा रहा है और ईरान अंदर से टूटता जा रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि ईरान के लोग खुद अपने ही देश में जंग लड़ने जैसी हालत में जीने को मजबूर हैं। बेरोजगारी, महंगाई
और अस्थिरता ने ईरान की कमर तोड़ दी है और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर अमेरिका ईरान को चारों तरफ से घेरने में लगा हुआ है। लेकिन इसी पूरे खेल में अब एक ऐसा नाम सामने आया है जिसने अमेरिका के रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी है। वह नाम है भारत। भारत ने भले ही इस पूरे मामले में एंट्री अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए की हो, लेकिन अब जो तस्वीर उभर रही है वो अमेरिका के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। भारत अब ईरान के लिए सैकड़ों ट्रक सामान भेजने की तैयारी कर चुका है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका यह सब देखता रह जाएगा लेकिन रोक नहीं पाएगा। यही वजह है कि यह मामला अब सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच का नहीं रहा, बल्कि वैश्विक राजनीति की शतरंज पर एक नए बड़े दांव के तौर पर देखा जा रहा है। सवाल यह नहीं है कि भारत ईरान को सामान क्यों भेज रहा है, असली सवाल यह है कि भारत ऐसा कैसे कर पाएगा जबकि अमेरिका खुलेआम धमकी दे चुका है कि जो भी ईरान के साथ व्यापार करेगा उस पर भारी टैरिफ और सख्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि उन ट्रकों में आखिर ऐसा क्या होगा जिसने इस खबर को इतना विस्फोटक बना दिया है। और सबसे अहम सवाल यह है कि क्या यह कदम दुनिया की सबसे ताकतवर मानी जाने वाली अमेरिकी ताकत को खुली चुनौती नहीं है। इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें ईरान की मौजूदा हालत को गहराई से समझना होगा। ईरान इस वक्त अंदरूनी तौर पर पूरी तरह बिखर चुका है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि आम लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी किसी जंग से कम नहीं रहा। महंगाई आसमान छू रही है और बेरोजगारी ने युवाओं का भविष्य अंधेरे में डाल दिया है। ईरान आज उन गिने चुने देशों में शामिल हो चुका है जहां की महंगाई दर दुनिया के सबसे ऊंचे स्तरों में गिनी जा रही है। हालात यह हैं कि ईरान की महंगाई दर 35 से 40% के बीच पहुंच चुकी है और कई रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ समय में यह 50% के आंकड़े को भी पार कर चुकी है। इसका सीधा मतलब यह है कि जो चीज आज खरीदी जा रही है वो कुछ ही दिनों में आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाती है। जनवरी 2026 तक पहुंचते पहुंचते ईरान की आर्थिक हालत और भी ज्यादा भयावह हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के अनुमान साफ बताते हैं कि ईरान इस वक्त अपने आधुनिक इतिहास के सबसे गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। ईरानी करेंसी रियाल की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वो लगभग कागज के टुकड़े जैसी हो गई है। एक समय था जब रियाल की भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान थी, लेकिन आज हालत यह है कि जनवरी 2026 में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 14 लाख रियाल से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। दूसरे शब्दों में कहें तो ईरान की मुद्रा की अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 0 के बराबर हो चुकी है। विदेशी बाजार में कोई भी ईरानी रियाल को हाथ तक लगाने को तैयार नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिर ईरान की यह हालत कैसे हुई? क्या यह सब अचानक हो गया? इसका जवाब है नहीं। ईरान की बर्बादी के पीछे एक लंबी और सुनियोजित रणनीति रही है जिसका सबसे बड़ा चेहरा अमेरिका है। वही अमेरिका जिसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ईरान को खुलेआम धमकी दे चुके हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो 12 से 48 घंटे के भीतर ईरान पर हमला कर दिया जाएगा। लेकिन अमेरिका की असली मार बम और मिसाइलों से नहीं बल्कि आर्थिक हथियारों से हुई है। अमेरिका ने ईरान पर इतने सख्त प्रतिबंध लगाए कि वह दुनिया से लगभग कटकर रह गया। ईरान के पास तेल है, गैस है, प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन वह इन्हें खुले बाजार में बेच ही नहीं पा रहा। और अगर कहीं बेच भी रहा है तो उसका भुगतान उसे मिल ही नहीं रहा। वजह साफ है, अमेरिका ने ईरान को वैश्विक भुगतान प्रणाली से ही बाहर कर दिया है। यानी ईरान डॉलर में लेन देन करने की स्थिति में ही नहीं बचा। यह वही रणनीति है जिसने ईरान की अर्थव्यवस्था को अंदर से खोखला कर दिया। अमेरिका ने यह खेल एक दिन में नहीं खेला। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ईरान को अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम से बाहर किया गया। मार्च 2012 में पहली बार अमेरिका और यूरोपीय संघ के दबाव में ईरान के केंद्रीय बैंक और कई बड़े वित्तीय संस्थानों को स्विफ्ट सिस्टम से काट दिया गया। यह इतिहास में पहली बार था जब किसी देश को इस तरह वैश्विक भुगतान नेटवर्क से बाहर फेंक दिया गया। इसके बाद 2015 में परमाणु समझौते के तहत ईरान को थोड़ी राहत मिली और उसे फिर से सिस्टम में जोड़ा गया, लेकिन यह राहत ज्यादा दिनों तक नहीं चली। साल 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु समझौते से हाथ खींच लिया और फिर से ईरान के खिलाफ मैक्सिमम प्रेशर की नीति लागू कर दी। नतीजा यह हुआ कि ईरान एक बार फिर आर्थिक रूप से अंधेरे कुएं में गिर गया। तेल की बिक्री ठप हो गई,
विदेशी निवेश भागने लगा और आम जनता पर संकट टूट पड़ा। लेकिन इसी अंधेरे दौर में एक देश ऐसा था जिसने ईरान से पूरी तरह मुंह नहीं मोड़ा। वह देश था भारत। भारत और ईरान का रिश्ता कोई नया नहीं है। दशकों से ईरान भारत का एक बड़ा तेल आपूर्तिक रथा रहा है। 2009 से 2010 के बीच भारत ने ईरान से भारी मात्रा में कच्चा तेल आयात किया था और 2019 तक यह व्यापार अरबों डॉलर के स्तर पर पहुंच चुका था। जब अमेरिका ने ईरान पर सख्त प्रतिबंध लगाए, तब भी भारत ने पूरी तरह पीछे हटने से इनकार कर दिया। भारत जानता था कि ईरान के साथ उसका रिश्ता सिर्फ व्यापार का नहीं बल्कि रणनीतिक महत्व का भी है। यही वह दौर था जब भारत और ईरान ने एक ऐसा रास्ता निकाला जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जब डॉलर में भुगतान करना नामुमकिन हो गया, तब दोनों देशों ने रुपया भुगतान प्रणाली का सहारा लिया। कोलकाता के यूको बैंक में एक विशेष खाता खोला गया जहां भारत ईरान से खरीदे गए तेल का भुगतान भारतीय रुपए में करता था। ईरान उन रुपयों का इस्तेमाल भारत से चावल, चाय, दवाइयां और दूसरी जरूरी चीजें खरीदने में करता था। यह व्यवस्था अमेरिका की आंखों में चुभने लगी, लेकिन वह इसे पूरी तरह रोक भी नहीं पाया। आज वही कहानी एक बार फिर दोहराई जा रही है, लेकिन इस बार दांव और भी बड़ा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार मामला सिर्फ तेल का नहीं बल्कि ईरान में मानवीय संकट से जुड़ा हुआ है। अमेरिका अब खुलकर कह रहा है कि जो भी ईरान के साथ व्यापार करेगा उस पर 25% तक अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाएंगे। रिपोर्ट्स में भारत का नाम सबसे ऊपर लिया जा रहा है। अमेरिका को डर है कि अगर भारत खुलकर ईरान के साथ खड़ा हो गया तो डॉलर की पकड़ और भी कमजोर पड़ सकती है। लेकिन भारत भी पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत फिलहाल अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने में लगा हुआ है, लेकिन इसके बाद जो होगा उससे अमेरिका की धमकियों की हवा निकल सकती है। खबरें साफ इशारा कर रही हैं कि भारत सैकड़ों ट्रकों के जरिए ईरान को जरूरी सामान भेजने वाला है। इन ट्रकों में ना तो कोई हथियार होगा और ना ही कोई सैन्य उपकरण। इनमें होगा खाने पीने का सामान, दवाइयां और रोजमर्रा की जरूरत की चीजें, जिनके बिना आम ईरानी नागरिक की जिंदगी ठप हो चुकी है। यही वो बिंदु है जहां अमेरिका चाहकर भी भारत को नहीं रोक पाएगा, क्योंकि भारत इस पूरे व्यापार को ह्यूमैनिटेरियन ट्रेड यानी मानवीय व्यापार के दायरे में ला रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के नियम साफ कहते हैं कि चाहे किसी देश पर कितने ही सख्त प्रतिबंध क्यों ना हो, लेकिन भोजन, दवाइयों और जरूरी मानवीय सामान की आपूर्ति पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जा सकती। यही वह ढाल है जिसके पीछे खड़े होकर भारत अमेरिका को सीधी चुनौती देने जा रहा है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सिर्फ ईरान और भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें इस घटनाक्रम पर टिक गई हैं। अमेरिका को सबसे ज्यादा डर इसी बात का है कि भारत का यह कदम सिर्फ एक मानवीय मदद तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह एक ऐसा उदाहरण बन सकता है जिसे देखकर दूसरे देश भी अमेरिकी दबाव को नजरअंदाज करने की हिम्मत जुटा लें। अमेरिका जानता है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना नहीं बल्कि डॉलर और प्रतिबंधों की वह व्यवस्था है जिससे वह दुनिया को कंट्रोल करता आया है। लेकिन अगर भारत जैसे बड़े देश ने यह साबित कर दिया कि प्रतिबंधों के बावजूद भी व्यापार किया जा सकता है, तो अमेरिका की यह पूरी व्यवस्था दरकने लगेगी। अमेरिका के नीति निर्माताओं को यह बात अंदर ही अंदर परेशान कर रही है कि भारत खुलकर कुछ कह भी नहीं रहा और चुपचाप अपनी तैयारी में लगा हुआ है। यही चुप्पी अमेरिका के लिए सबसे खतरनाक है, क्योंकि भारत ने इतिहास में कई बार यह दिखाया है कि वह अब इतिहास में 10वें बनाया के लिए ना किया हो, पहले बोलता नहीं बल्कि सीधे काम करके दिखाता है। जब दुनिया को लग रहा था कि अमेरिका के दबाव में आकर भारत ईरान से पूरी तरह दूरी बना लेगा, उसी वक्त भारत ने अपने नागरिकों को निकालने के बहाने ईरान में अपनी मौजूदगी और मजबूत कर ली। और अब उसी मजबूत मौजूदगी का इस्तेमाल करके भारत एक बड़ा खेल खेलने जा रहा है। इन सैकड़ों ट्रकों की सबसे खास बात यह नहीं है कि उनमें क्या जा रहा है, बल्कि यह है कि वे किस रास्ते से जाएंगे और किस कानून के तहत जाएंगे। खबरों के मुताबिक यह पूरा व्यापार एक सुव्यवस्थित मानवीय गलियारे के तहत किया जाएगा, यानी ये ट्रक ऐसे रास्तों से गुजरेंगे जहां अंतर्राष्ट्रीय कानून पूरी तरह लागू होता है। भारत यह सुनिश्चित कर चुका है कि हर ट्रक में मौजूद सामान का पूरा दस्तावेजी रिकॉर्ड होगा, ताकि अमेरिका या उसका कोई सहयोगी देश यह आरोप न लगा सके कि भारत ईरान को प्रतिबंधित सामान भेज रहा है।
अमेरिका के सामने सबसे बड़ी मजबूरी यह है कि अगर वो इस मानवीय व्यापार को रोकने की कोशिश करता है तो उसे सीधे संयुक्त राष्ट्र के नियमों को चुनौती देनी होगी। और ऐसा करना अमेरिका के लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि अगर अमेरिका भोजन और दवाइयों जैसे जरूरी सामान पर रोक लगाने की कोशिश करता है तो दुनिया भर में उसकी छवि एक निर्दयी और अमानवीय ताकत के रूप में उभर सकती है। यही वजह है कि अमेरिका चाहकर भी भारत पर तुरंत कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर पा रहा। यहां एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है। भारत सिर्फ ईरान को सामान भेज ही नहीं रहा, बल्कि बदले में ईरान से भी कुछ चीजें मंगाने की तैयारी कर रहा है। यानी यह एक तरफा मदद नहीं, बल्कि दो तरफा व्यापार है। इससे भारत यह साबित करना चाहता है कि यह कोई दान या एहसान नहीं है, बल्कि वैध व्यापार है। यह व्यापार भले ही डॉलर में ना हो, लेकिन यह दोनों देशों के लिए फायदेमंद है। और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभ रही है। अमेरिका को डर है कि अगर भारत ने यह मॉडल सफलतापूर्वक लागू कर लिया तो रूस, चीन और कई अफ्रीकी देश भी इसी रास्ते पर चल पड़ेंगे। फिर अमेरिका के प्रतिबंध सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएंगे। यही वजह है कि अमेरिका की तरफ से लगातार यह बयानबाजी की जा रही है कि जो भी ईरान के साथ व्यापार करेगा उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन भारत अब उस मोड़ पर आ चुका है जहां वो ऐसी धमकियों से डरने को तैयार नहीं दिखता। भारत का रुख शुरू से साफ रहा है। भारत बार बार यह कह चुका है कि वो किसी भी देश के साथ अपने व्यापारिक और कूटनीतिक रिश्ते अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर तय करेगा, इन सर्वे के न कि किसी तीसरे देश के दबाव में। यही सोच भारत को बाकी देशों से अलग बनाती है। भारत जानता है कि आज अगर वह ईरान के मानवीय संकट के समय पीछे हट गया तो कल कोई और देश भी भारत के साथ ऐसा ही व्यवहार कर सकता है। ईरान के लिए यह मदद सिर्फ सामान की खेप नहीं है, बल्कि एक संदेश है कि वो पूरी तरह अकेला नहीं है। ईरान की जनता इस वक्त जिस हालत में जी रही है, उसमें दवाइयों और खाने पीने के सामान की आपूर्ति उनके लिए जीवन रेखा जैसी है। भारत का यह कदम ईरान की आम जनता के बीच भी एक सकारात्मक संदेश भेज रहा है, जो अमेरिका की रणनीति को कमजोर कर सकता है। क्योंकि अमेरिका हमेशा यह दावा करता है कि उसके प्रतिबंध सरकार के खिलाफ हैं, जनता के खिलाफ नहीं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। अब सवाल यह उठता है कि क्या अमेरिका भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की हिम्मत करेगा? विशेषज्ञों की माने तो ऐसा करना अमेरिका के लिए खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत पर भारी टैरिफ लगाने का मतलब है अमेरिकी कंपनियों को भी नुकसान पहुंचाना। इसीलिए अमेरिका सिर्फ धमकी दे सकता है, लेकिन उसे अमल में लाने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। इस पूरे घटनाक्रम का एक बड़ा असर वैश्विक राजनीति पर भी पड़ने वाला है। अगर भारत सफल रहा तो यह साफ संदेश जाएगा कि अब दुनिया एक ध्रुवीय नहीं रही। अब कोई एक देश पूरी दुनिया को अपनी शर्तों पर नहीं चला सकता। भारत का यह कदम आने वाले समय में एक नए बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की नींव भी रख सकता है, जहां हर देश को अपने फैसले खुद लेने का अधिकार होगा। अब सबसे अहम सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या अमेरिका चुपचाप यह सब देखता रहेगा? क्या भारत बिना किसी बड़े टकराव के इस मानवीय व्यापार को अंजाम दे पाएगा? और क्या यह कदम ईरान की अर्थव्यवस्था को थोड़ी राहत दे पाएगा? इन सवालों के जवाब आने वाला वक्त देगा। लेकिन इतना तय है कि भारत का यह कदम इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। आज भारत सिर्फ ईरान को सामान नहीं भेज रहा, बल्कि वह दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि मानवता दबाव और धमकियों से ऊपर होती है। यह लड़ाई सिर्फ व्यापार की नहीं है, बल्कि यह उस सोच की है जहां एक देश दूसरे देश की सांसें रोकने की कोशिश करता है। और भारत इस लड़ाई में बिना शोर मचाए लेकिन पूरी मजबूती के साथ अपनी जगह बना रहा है। अब आपकी क्या राय है? क्या भारत को इस मानवीय रास्ते पर आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे अमेरिका कितना भी दबाव क्यों ना बनाए, या फिर भारत को फिलहाल रुक जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही गहराई से समझाए गए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री राम।